हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक है और आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको बता दें, इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जून 2022 के लिए, और आप सब लोगों की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी और ये वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। आई होप, मुझे ये उम्मीद है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, आप एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम कुछ एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर उस पर दे दिया हुआ है, आज ये दूसरा है। ठीक है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिए तो एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपना माइंडसेट थोड़ा उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, विस्तार से भी आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन अंततः आपको जो है एक कहीं ना कहीं एक एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें सोच के चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको उस तरीके से अपनी तैयारी रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल से संबंधित है, जिसमें ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से कई बार क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ठीक है, चाहे वो रोल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पूछा जाता है, चाहे वो एरिस्टोटल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन ये लेकर आया हूँ कि आपका जो पहला जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जो पहली बार बात की थी वो किसने की थी। ठीक है, तो ही वॉज एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिक्स, राइट। तो अरिस्टोटल का जो न्याय है, जो जस्टिस है, उसको जो दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है संपूर्ण न्याय, दूसरा है विशेष न्याय। ठीक है, देखिए, संपूर्ण न्याय का मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो सामाजिक और नैतिकता से है। ठीक है, सामाजिक और नैतिकता से इसका मतलब समझा जा सकता है, और संपूर्ण न्याय के लिए उन्होंने जो है राइटसनेस या सात्विकता शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन देखा प्रीवियस, जिसमें ये पूछा गया था कि अरस्तु के न्याय के लिए कौन सा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, तो वो था सात्विकता या राइटसनेस, मीन्स अपने कर्तव्य का पालन करना। एक हो गया ये। ठीक है, संपूर्ण न्याय, अपने कर्तव्य या अपनी ड्यूटी का पालन करो, दैट इज टोटल जस्टिस या संपूर्ण न्याय। ठीक है, और दूसरा है आपका विशेष न्याय। ठीक है, देखिए, विशेष न्याय को भी दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, एक है संशोधात्मक न्याय और दूसरा है वितरणात्मक न्याय। यही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जिसकी हम बात करें। तो संशोधात्मक न्याय क्या होता है? देखिए, अगर विधि के अनुसार कोई भी इंसान अगर कार्य नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी उस पर्टिकुलर सोसाइटी का जो भी मेंबर होगा, अगर वो लॉ के या कानून के हिसाब से काम नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? दंड की व्यवस्था की जाएगी, पनिशमेंट की व्यवस्था की जाएगी। आप यूँ समझिए कि उनके एक जो आचरण है उसको सुधारने के लिए राज्य के द्वारा जो है दंड शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यह है संशोधात्मक न्याय। और जो आपका वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है कि राज्य में आप यूँ समझिए कि सुविधाओं या पदों या सम्मानों का जो बंटवारा हो वो इस तरह से किया जाए कि लोगों के साथ एक तो भेदभाव भी ना हो। ठीक है, लोगों को ये भी ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा। दूसरी बात इसमें क्या कि लोगों का देखिए, समानुपातिक न्याय। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को समानुपातिक न्याय भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये बात की जाती है कि आप जस्टिस इस तरह से कीजिए कि जिस तरह से किसी व्यक्ति का जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी या समाज में एक योगदान है, ठीक है, आपने उस इंसान को या उस व्यक्ति को उसके योगदान के अनुसार आपने उसको न्याय प्रोवाइड करवाना है, या यूँ समझिए कि उसको पुरस्कृत करना है। जिसका जितना सा रोल है उसको उस रोल के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं पुरस्कार मिलना चाहिए। तो यही कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव में वितरणात्मक। ठीक है, बांटना, न्याय को कैसे बांटा जाए? जितना जिसका योगदान है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में बात की जा रही है। ठीक है, जो कि समानुपातिक न्याय है अरस्तु का। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इसकी बात किसने की सबसे पहले? ये आपने ये बात की है एरिस्टोटल ने। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट सिविल राइट्स। ठीक है, नागरिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? इस तरह से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको कहीं ना कहीं ये चूज़ करना होता है कि कौन कौन से आपके सिविल राइट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, राइट्स बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, कानूनी अधिकार होते हैं, आपके नागरिक अधिकार होते हैं, राजनीतिक अधिकार होते हैं, ठीक है, आपके आर्थिक अधिकार होते हैं। तो उनमें से आइडेंटिफाई करना कई बार मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इन सब के फीचर्स अलग अलग हैं। ठीक है, जो आपका जो नागरिक अधिकार है उसमें आपका भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, आप भाषण दे सकते हो, अपने विचारों को
व्यक्त कर सकते हो, ये जो आपका एक सिविल राइट माना जाता है। ठीक है, संघ निर्माण करने का अधिकार। ठीक है, एसोसिएशंस में आप किसी भी तरीके से आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, संघ बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका एक सिविल राइट है। ठीक है, सारे देश में विचरण करने का अधिकार, मीन्स एक पूरे देश में आप इधर से उधर कहीं भी आ जा सकते हो। ठीक है, ये आपका एक नागरिक अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, देखिए ये जो सारे देश में जो विचरण करने का अधिकार है, इसको भी सस्पेंड किया जा सकता है जब इमरजेंसी का दौर होता है। ठीक है, ये सारे जो राइट्स हमारे देश के संविधान में जो है, ठीक है, वो सारे जो है कहीं ना कहीं इमरजेंसी के दौरान जो सस्पेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखिए कि हमारे संविधान के आर्टिकल 19A में कहीं ना कहीं ये सारे जो सिविल राइट्स हैं, इनको जो मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया आपके। ठीक है, और आप अगर राजनीतिक अधिकारों की बात करें तो सार्वजनिक सभाएं बनाना, ठीक है, सार्वजनिक सभाएं करना व चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, इलेक्शन आप लड़ सकते हो, ये आपका एक राजनीतिक अधिकार है। और राजनीतिक दलों एवं समूह का गठन करना, ठीक है, ये भी आपका एक राजनीतिक अधिकार है। और मतदान का अधिकार, ठीक है, ये भी आपके राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो तरह के राइट्स की यहाँ पे बात की जा रही है, राजनीतिक अधिकार और सिविल राइट्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगेन क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने बात की है अरिस्टोटल के जो वितरणात्मक न्याय था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, उसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, तो अरस्तु ने सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रयोग किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे रॉल्स के संदर्भ में। ठीक है, जॉन रॉल्स, जिनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आई थी थियरी ऑफ जस्टिस 1971, बहुत दफ़ा ये बुक पूछी भी जाती है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम ये बात करेंगे इस क्वेश्चन में कि रॉल्स का जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो वो है विभेद का सिद्धांत। विभेद का सिद्धांत मीन्स कि न्याय में विभेद तथा भेदभाव का स्थान नहीं होगा। जब आप जस्टिस करेंगे तो किसी के साथ कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे, ना तो आप विभेद करेंगे उसमें। ठीक है, देखिए न्याय कानून के अनुसार सभी के साथ एक सा व्यवहार करने पर बल देता है, अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स। ठीक है, कि इक्वल जस्टिस होना चाहिए सबके साथ। ठीक है, गरीब व्यक्तियों के हितों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए अमीरों के साथ आप जस्टिस करें, लेकिन उस जस्टिस के अंतर्गत कहीं ना कहीं अगर गरीबों के हितों का नुकसान हो रहा है या गरीबों के इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है तो वो न्याय नहीं है। ठीक है, मतलब आप न्याय करो, लेकिन आपको यहाँ पे अमीरों के साथ साथ गरीबों के साथ भी कहीं ना कहीं एक उनके इंटरेस्ट को बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, साथ ही इन्होंने जस्टिस को जो है फेयरनेस भी कहा है। ठीक है, जस्टिस को फेयरनेस कहते हुए इन्होंने एक बुक भी लिखी है, जस्टिस एज फेयरनेस, ये 2001 में इनकी बुक है, तो ये भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी जा सकती है। और न्याय को जो समाज का जो मुख्य, या आप यूँ समझे कि जस्टिस को इन्होंने सोसाइटी का एक मेन या एक प्राथमिक गुण माना हुआ है। ठीक है, कि जो आपका न्याय है ना, वो आपके समाज का पहला और प्राथमिक गुण है। किसी भी समाज का जो के जब गुण देखे जा सकते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि पहले कि वहाँ पे न्याय कैसा है। ठीक है, क्या वहाँ पे गरीबों के हितों के साथ कोई नुकसान तो नहीं होता। ठीक है, क्या वहाँ पे न्याय प्रोवाइड करवाने में किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं होता। क्या वहाँ का न्याय जो कानून के अनुसार है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे गुण देखे जाते हैं। ठीक है, ये सारे गुण देखे जाते हैं, उसके आधार पर किसी भी समाज का जो है मुख्य गुण उसको माना जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और है, देखिए इसके जो रॉल्स का जो न्याय है, इसको क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्यों? जैसे मान लीजिए कोई प्रभावशाली लोग हैं, ठीक है, समाज में जो भी प्रभावशाली लोग होंगे उनकी प्रतिभा का प्रयोग करके जो है वंचित लोगों का कल्याण किया जा सकता है। आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई अमीर है, ठीक है, आप उन पे टैक्स लगाते हो। ठीक है, उनसे टैक्स कलेक्ट करके आप किस पे लगाते हो? वो वेलफेयर के कामों में। और वेलफेयर किसके लिए? मान लीजिए गरीबों के लिए कोई योजना बनाई है आपने। ठीक है, अब उस योजना के लिए पैसा कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं जो टैक्स और कर देते हैं लोग। ठीक है, तो आप यूँ समझिए कि उसका एक साधारण सा मतलब यही है कि आप जो है अमीरों से टैक्स लेके गरीबों के कल्याण के लिए उसको लगाते हो। ठीक है, तो इससे ये होगा, इसीलिए इसको क्षतिपूर्ति का कि आप अमीरों को क्षति पहुंचा रहे हो उनसे टैक्स लेके, लेकिन आप गरीबों के हितों की पूर्ति कर रहे हो उस चीज़ से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके न्याय के सिद्धांत को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनका ये मानना था कि प्रभावशाली लोगों की प्रतिभा का प्रयोग करके जो भी सोसाइटी के जो वंचित लोग हैं, ठीक है, आप उनका कल्याण कर सकते हो। ठीक है, तो ये था रॉल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है,
नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्टेट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। देखिए आज के अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो स्टेट के जो 4 बहुत महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं वो एक पॉपुलेशन है, आपकी टेरिटरी है, आपकी गवर्नमेंट है और आपकी सोवरेनिटी है। ठीक है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता, ये 4 जो है आपके राज्य के बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स माने जाते हैं। इन चारों के मिलने से या आप यूँ समझिए कि अगर ये 4 एलिमेंट्स आपके पास हैं तो आपका राज्य कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में है। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट एब्सेंट है तो आपका राज्य राज्य नहीं है। ठीक है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राज्य के, देखिए आपको भी पता तो है कि एलिमेंट्स तो हैं, सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है। ठीक है, तो उसमें सोवरेनिटी या प्रभुसत्ता को जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है राज्य का। ठीक है, और देखिए संप्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है कि राज्य बाहरी व आंतरिक मामलों में बिल्कुल स्वतंत्र हो। संप्रभुसत्ता मीन्स एक सुप्रीम पावर, राज्य की एक सुप्रीम पावर। ठीक है, ऐसी पावर कि राज्य जो है आंतरिक तौर पर भी कहीं ना कहीं स्वतंत्र है, आंतरिक मामलों में भी राज्य के ऊपर किसी भी संस्था का या किसी अन्य एसोसिएशन का कोई दबाव ना हो, और बाहरी तौर पर भी किसी बाहरी राज्य का जो राज्य या बाहरी देश का जो है उस राज्य पर कोई दबाव या प्रेशर ना हो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ बनाने में। ठीक है, तो ये तो हो गया संप्रभुसत्ता का साधारण सा अर्थ। ठीक है, राज्य को अन्य सभी मानव निर्मित संस्थाओं से सर्वोच्च बनाती है कौन? संप्रभुसत्ता। ठीक है, संप्रभुसत्ता अगर है, देखिए वैसे तो बहुत सारी आपकी एसोसिएशंस होती है, बहुत सारी संस्थाएं होती है। ठीक है, राज्य भी एक एसोसिएशन है। ठीक है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि राज्य को दूसरी एसोसिएशन से कौन अलग करता है? एक संप्रभुसत्ता, सुप्रीम पावर। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम पावर जो दूसरे संगठनों के पास नहीं होती है। ठीक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं होती है, ये सिर्फ राज्य के पास होती है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ जो है राज्य को जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल अलग करता है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर हम संप्रभुसत्ता की बात करें तो बोदेन व ऑस्टिन ने संप्रभुसत्ता पर बल दिया था, पूर्ण संप्रभु। ठीक है, कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि संप्रभुसत्ता से रिलेटेड थिंकर कौन से हैं। मान लीजिए उन्होंने बोदेन और ऑस्टिन का नाम दिया और कहा कि किस विचार से संबंधित थिंकर है। ठीक है, तो बोदेन और ऑस्टिन जो है कहीं ना कहीं प्रभुसत्ता से संबंधित है, और बोदेन ने कहीं ना कहीं प्रभुसत्ता को एक पूर्ण संप्रभुसत्ता का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि वो जो है किसी भी कानून के दायरे से, ठीक है, सर्वोच्च है। ठीक है, लोगों से सर्वोच्च है। ठीक है, सारे कानून भी, इवन लोग और कानून सारे जो है प्रभुसत्ता के अधीन आते हैं अकॉर्डिंग टू बोदेन। ठीक है, तो इस तरह से बोदेन और ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता पर बल दिया। और दूसरी बात, अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो की बुक आई थी जो द लॉज थी, उसमें उन्होंने स्टेट की पॉपुलेशन 5040 बताई थी और रूसो ने 10,000 बताई थी। ये जस्ट एक जनरल अवेयरनेस के लिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि पॉपुलेशन को लेकर जो है किसने क्या कहा था। ठीक है, और देखिए एक मैकाइवर है। ठीक है, मैकाइवर व बहुलवादी जो आपके प्लूरलिस्टिक हैं। आप एक बात याद रखिए, जो आपके प्लूरलिस्टिक हैं, प्लूरलिस्टिक थिंकर हैं, ठीक है, बहुलवादी जो थिंकर्स हैं वो कहीं ना कहीं राज्य की संप्रभुसत्ता की आलोचना करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि राज्य भी तो बाकी संस्थाओं की तरह एक संस्था है, इसलिए राज्य जो दूसरी संस्थाओं के बिल्कुल कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, मतलब उसके समान है। राज्य जो है दूसरी संस्थाओं के सर्वोच्च नहीं है, दूसरे संगठनों या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से सर्वोच्च नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो भी दूसरी संस्थाओं की ही तरह है। और मैकाइवर और आपके जो बहुलवादी हैं वो कहीं ना कहीं प्रभुसत्ता की आलोचना करते हैं। ठीक है, और राज्य की सर्वोच्चता पर ये सवाल उठाते हैं। तो ये चीज़ भी आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए। कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि बहुलवादियों के अतिरिक्त, ठीक है, कौन सा ऐसा थिंकर है जो कहीं ना कहीं प्रभुसत्ता की आलोचना करता है। ठीक है, तो वो है मैकाइवर आपके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज उदारवाद का सर्वाधिक आवश्यक तत्व कौन सा है। ठीक है, उदारवाद जो हमने लिबरलिज्म की बात की थी, जो कहीं ना कहीं एक फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट उभर कर ये विचारधारा सामने आई थी। ठीक है, तो उसमें एक तो पहली बात है कि लिबर्टी की उसमें बात की जाती है, इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात की जा रही है। और आप ये समझ लीजिए कि जो सर्वाधिक आवश्यक तत्व है वो भी स्वतंत्रता ही है, लिबर्टी ही है। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक इसका आंसर बता रहे हैं कि उदारवाद का जो सर्वाधिक आवश्यक तत्व है वो है आपकी स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए उदारवाद के पिता कौन है? जॉन लॉक। ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपके, अगर नेट में नहीं तो सेट में तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो आपका सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो एज़ कम्पेयर टू नेट के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी वे में पूछा जाता है। ठीक है, तो हो सकता है इसमें मान लीजिए नेट में अगर मान लीजिए उदार का कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना के पूछा जाए, ठीक है, लेकिन सेट में सीधे पूछा जाता है कि उदारवाद के पिता कौन है। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह से पूछा जाएगा, तो जॉन लॉक जो उदारवाद के पिता हैं, और उदारवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है स्वतंत्रता। ठीक है,
देखिए उदारवाद में कुछ क्या क्या मेन चीज़ें मानी जाती हैं कि नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, उदारवाद के अंतर्गत ये माना जाता है कि आपका जो एक व्यक्ति है, ठीक है, और जो एक सामान्य हित है, ठीक है, व्यक्ति के हित और सामान्य हित में किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, उदारवाद के अंतर्गत ये बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य कैसा है, मैन इज़ रैशनल। ठीक है, उदारवादियों का ये मानना था कि मैन इज़ रैशनल। ठीक है, मनुष्य जो है एक रैशनल प्राणी, एक तार्किक प्राणी है। वो जानता है कि उसका कि वो अपने लिए निर्णय कैसे ले। ठीक है, वो विवेकशील है, बुद्धिमान है। ठीक है, इसीलिए वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचेगा, दूसरों के अहित के बारे में नहीं सोचेगा। और इनका एक मानना है उदारवाद के जो भी फॉलोअर्स हैं उदारवाद के, उनकी एक मुख्य विचारधारा यही है कि अगर आप अपना व्यक्तिगत हित भी अपनी जगह पूरा कर रहे हो ना, तो अगर ऐसा ही सब लोग सोचेंगे और अपना अपना हित पूरा करते रहेंगे, तो अपने आप जो सामान्य हित मतलब पूरे समाज का हित, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ठीक है, अपने आप वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें मानते हैं। जबकि इसके अगेंस्ट है आपके कम्युनिटेरियन। ठीक है, वो मानते हैं कि व्यक्ति का जो हित है वो कहीं ना कहीं समाज के हित में ही निहित होना चाहिए। ठीक है, कि जो समाज का ये जो एक सर्वमान्य जो हित होता है, ठीक है, सामूहिक हित होता है, उस सामूहिक हित में ही कहीं ना कहीं व्यक्ति का हित भी होना चाहिए, न कि व्यक्ति पहले अपना हित देखें उसके बाद समाज का हित देखें। ठीक है, जो कि उदारवादी बात करते हैं। दूसरी बात है कि स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध उदारवाद का जन्म, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, कि उदारवाद क्यों आया था, ये स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, कि मतलब जो आपके फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ठीक है, वो क्या अपनी अपनी इच्छा से मतलब वो किसी भी तरीके की पॉलिसीज़ बनाएं या किसी तरीके से किसानों के साथ अत्याचार करें। ठीक है, तो किसानों को जो वहाँ पे लिबर्टी नहीं थी। ठीक है, अब उनका जो अपनी इच्छा से जो भी चलता था, शासन चलता था फ्यूडल लॉर्ड्स का, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है एक लिबर्टी की बात की जाने लगी व्यक्ति की। ठीक है, उदारवाद के अंतर्गत। ठीक है, नेचुरल राइट्स ऑफ मैन, उदारवाद के अंतर्गत जो है व्यक्ति के नेचुरल राइट्स की भी बात होती है ना, प्राकृतिक अधिकारों की बात होती है। क्यों? देखिए, प्राकृतिक अधिकार क्यों, जॉन लॉक आपके जो उदारवाद के पिता हैं वो मानते हैं कि जी व्यक्ति के जो कुछ प्राकृतिक अधिकार थे जो राज्य के अस्तित्व में आने से पहले ही बने हुए थे। ठीक है, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, 3 तरह के अधिकारों की उन्होंने बात की है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मैंने ऑलरेडी भी लेक्चर्स में ये चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है, लेकिन जहाँ जहाँ भी इनका नाम जिक्र होगा, इनके नाम का जिक्र होगा, तो मैं आपको ये ज़रूर बताते रहूँगा। ठीक है, तो देखिए नेचुरल राइट्स की बात की जा रही है। ठीक है, और इनका ये मानना था कि समाज के अंदर जो राज्य बना, तो राज्य जो है एक समझौते के द्वारा बना। क्यों? ताकि हमारे जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी सिक्योरिटी की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने लेजर फेयर की पॉलिसी को कहीं ना कहीं अपनाया। ठीक है, हस्तक्षेप की पॉलिसी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एडम स्मिथ जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, उनके विचारों में जो लेजर फेयर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, वो भी एक लिबरलिस्ट थिंकर है। ठीक है, लेजर फेयर या हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब सीधा सा ये है कि राज्य के द्वारा आपके इकोनॉमिक स्फेयर में कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा राज्य के द्वारा। ठीक है, आप एक फ्री इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी आप रह रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, आपके पास जितने उत्पादन के साधन हैं आप उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उत्पादन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य कोई भी आपके कार्यों में या आपके ज़्यादातर इकोनॉमिक अफेयर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। सॉरी। तो नेक्स्ट है इंडिविजुअलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म, ये 2 मेन पिलर हैं आपके उदारवाद के। देखिए, इंडिविजुअलिज्म मीन्स व्यक्तिवाद, यही बात की जा रही है। व्यक्ति जो है राज्य से सर्वोच्च है, व्यक्ति ने राज्य को बनाया, व्यक्ति के हितों को यहाँ पे सर्वोपरि मान के चला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं एंड माना जाता है और राज्य को जो है मीन्स माना जाता है। मतलब राज्य एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी या व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा होगी। और यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद। ठीक है, उपयोगितावाद क्या है? देखिए, उपयोगितावाद के जो मेन प्रपाउंडर है वो है आपके बेंथम है। ठीक है, जेरमी बेंथम है। ठीक है, और बेंथम को जो उपयोगितावाद का पिता भी माना जाता है, यूटिलिटेरियनिज्म का फादर भी माना जाता है। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि कोई भी कानून है, कोई भी पॉलिसी है, वो इस चीज़ को माइंड में या इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बननी चाहिए कि क्या वो व्यक्ति के सुख को बढ़ाता है, ठीक है, या कहीं व्यक्ति के सुख को कम तो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन यूटिलिटेरियंस का जो एक मेन टीनेंट है वो यही है कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब सर्वाधिक व्यक्तियों का सर्वाधिक सुख। ठीक है, तो ये इनका एक मुख्य विचार है यूटिलिटेरियनिज्म का, जो उदारवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सिविल सोसाइटीज आर आर्टिफिशियल। वही बात आ गई कि आपकी जो सिविल सोसाइटी है या जो स्टेट है वो कैसी है? आर्टिफिशियल है, उसको बनाया गया है व्यक्ति के द्वारा अपनी कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी, अपने राइट्स की सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, या अपने कंफर्ट जोन के लिए। ठीक है, आप यूँ समझिए कि राज्य की बात की गई तो राज्य कैसा होना चाहिए? इनके अकॉर्डिंग एक पुलिस स्टेट,
पुलिस स्टेट होना चाहिए, ठीक है। एक पुलिस राज्य की बात की है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक नाइट वॉचमैन का काम करेगा, ठीक है, जो रात्रि प्रहरी राज्य होता है, कि आप जिस तरह से रात्रि का प्रहरी जो होता है वो कहीं ना कहीं देखभाल करता है, ठीक है, जो नाइट वॉचमैन होता है वो देखभाल करता है चोर उचक्कों से, ठीक है, घर की कहीं ना कहीं सुरक्षा करता है। वैसे ही राज्य का काम भी क्या होगा, राज्य का काम होगा कि कोई आपके अधिकारों का उल्लंघन ना करे, ठीक है। और पब्लिक पॉलिसी शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द फ्री बार्गेनिंग, ठीक है, जो आपकी जो पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है, वो कहीं ना व्यक्तियों के एक आपसी समझौते का परिणाम होनी चाहिए, ठीक है, या व्यक्तियों के आपस में किए गए समझौते के अनुसार जो है पब्लिक पॉलिसी को बनाया जाना चाहिए राज्य के द्वारा। तो ये सारी बातें कौन कर रहा है, उदारवाद कर रहा है, ठीक है। उदारवाद के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है, लेकिन सबके साथ साथ जो आपका स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, वो इसका जो है मुख्य आवश्यक तत्व माना जाता है। और इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं क्या बात हो रही है, आपकी लिबर्टी की ही बात हो रही है, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता की ही बात हो रही है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग की सही व्याख्या क्या है, ठीक है। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसकी एक प्रीएम्बल है, ठीक है, जो हमने प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, हमने यूएसए की प्रस्तावना से हमने लिया, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और दूसरी बात इसमें अब ये पूछी जा रही है कि हम भारत के लोग, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो शब्द यूज़ किए जाते हैं हमारे संविधान की प्रीएम्बल में, उसका मतलब क्या होता है भाई, उससे क्या चीज़ें झलकती हैं, ठीक है, इसकी सही व्याख्या क्या है। तो ये सबसे पहली जो ये बात झलकती इसमें कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की जनता है, ठीक है। या यूँ कहिए कि जो हम जो पब्लिक है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे जो संविधान की शक्ति है उसका स्रोत, उस संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की जनता है। कई बार यही ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जनता, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो प्रभुत्व है, जो सुप्रीम पावर है, ठीक है, सॉवरेन पावर है, वो जो है जनता में निहित है, ठीक है। और तीसरी बात क्या है यहाँ पे पता चलती है कि संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया जी, क्यों, हम भारत के लोगों ने हमारे संविधान को बनाया है, ठीक है। बेशक संविधान सभा बनी, लेकिन वो थे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ना, ठीक है। तो संविधान का निर्माण जो अंग्रेजों ने नहीं किया, एक चीज़ हमें ये यहाँ से पता लगती है, ठीक है। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाने के बाद बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ था और क्यों हुआ था, ठीक है, लागू कब लागू हुआ था और क्यों जो है उसी दिन लागू हुआ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करके बताओगे, ठीक है, कि हमारा संविधान कब लागू हुआ और क्यों 26 नवंबर 1949 को ही लागू क्यों नहीं हुआ, जबकि तैयार तो हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, भारत अपनी विदेश नीति के मामले में बिल्कुल स्वतंत्र है। संप्रभुसत्ता का मतलब यही होता है कि भारत क्या है, अपनी विदेश नीति के मामले में बिल्कुल स्वतंत्र है, यहाँ पे ये पता भी चलता है, ठीक है। सोशलिस्ट, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, ये हमारे संविधान में ये ऐड किए हुए शब्द हैं, ठीक है। भारत ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन पद्धति अपनाई है, ठीक है। कुछ और चीज़ें हमें पता लग रहा है इसमें कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र को हमने बताया था कि लोकतंत्र 2 तरीके का होता है, एक आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जहाँ पे जनता, जो आपकी पब्लिक है, ठीक है, वो डायरेक्ट किसी पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो है जनता जो है डायरेक्टली वहाँ पे अपना रोल प्ले करती है, डायरेक्टली वहाँ पे अपनी राय रख सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब अब हमारा देश बड़ा है, हमारा देश क्या, आज के जो स्टेट्स हैं सारे इतनी हाई पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, लोग अपना एक प्रतिनिधि चुन करके आगे भेजते हैं, ठीक है। और वो प्रतिनिधि जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, आम लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और दूसरी बात कि वो उत्तरदायी भी किसके प्रति होता है, पब्लिक के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होता है, आंसरेबल होता है, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। तो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें जो सेकुलरिज्म शब्द भी जोड़ा गया था, ठीक है। तो सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और एक इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ें डिस्कस भी की हुई है, ठीक है। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारे जो है कहीं ना कहीं हमारे संविधान के कुछ मेन जो है विचार जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस होगा, ठीक है। इक्वालिटी होगी, ठीक है, कि किसी भी तरीके से आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इक्वालिटी का जो राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से 18 के बीच में पाया जाता है, ठीक है। फ्रेटर्निटी की भी बात की जाती है, भातृभाव को बढ़ाना है, ठीक है। और लिबर्टी की बात की जाती है, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी। तो ये जो देखिए आपकी जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिए हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हमारे संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहाँ से लिए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109
किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है, या आप मान लीजिए यही पूछा गया कि धन विधेयक जो किस संविधान के अनुच्छेद में है। ठीक है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का जिक्र है। ठीक है, तो देखिए 2 क्वेश्चन एक ही उसमें बनते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 109 है वो किससे संबंधित है, धन विधेयक से, और धन विधेयक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, 109 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को जो है कहीं ना कब कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। सबसे पहले जो धन विधेयक को पेश किया जाता है वो लोकसभा में किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। लेकिन एक बात है कि लोकसभा में पेश करने से पहले धन बिल के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है या अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद ही लोकसभा में जाता है। और देखिए लोकसभा में जाने के बाद क्या ये बिल जो है धन बिल है या कोई और साधारण बिल है, तो ये डिसाइड कौन करता है, ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब मान लीजिए जो धन बिल है वो जब लोकसभा से पारित होकर जब राज्यसभा में जाता है तो वहाँ पे केवल और केवल ये 14 दिन के लिए रहता है। ठीक है, राज्यसभा की यहाँ पे पावर लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा 14 दिन के लिए सिर्फ उस पर मंथन कर सकती है या कुछ उसमें सुझाव दे सकती है, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा ये अपने पास नहीं रख सकती। अगर ये 14 दिन के अंदर अगर इस बिल को पास नहीं करे तो वैसे ये पास माना जाता है जैसा लोकसभा ने किया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या है कि राज्यसभा इसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं कर सकती। राज्यसभा ये आग्रह कर सकती है कि आप जो इसमें ये चेंज लाइए, आप इसमें ये अमेंडमेंट कीजिए, लेकिन ये लोकसभा के लिए ज़रूरी नहीं कि लोकसभा उसको माने ही माने। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। उसके पश्चात जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इस पर मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी राष्ट्रपति ने जो उस पर अनुमति की दी हुई होती है। ठीक है, तो ये है धन बिल के विषय में जो कि संविधान के अनुच्छेद 109 के अंतर्गत जो है दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कई बार जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। सच्ची सी बात है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमने इसको एक्सपेक्टेड बना के यहाँ पे पेश किया हुआ है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? ठीक है, प्रोटेम स्पीकर देखिए जब नई लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है ना, जैसे हम मानते हैं ना कि भाई जब लोकसभा के नए सदस्य बनेंगे उसके बाद नए सदस्य जो है अपने सदस्यों में से जो है एक व्यक्ति को जो है लोकसभा का अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उसका एक अलग प्रोसेस है। लेकिन देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या है, जब नई लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है ना, तो निर्वाचित सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य को, जो सबसे वरिष्ठ होता है, ठीक है, उसको जो है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जो है चुना जाता है। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा उसको निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, और उसका कार्य क्या होता है कि लोकसभा के नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाना। ठीक है, तो ये कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करवाता है। दूसरी बात, नए स्थायी स्पीकर के चयन तक। ठीक है, मतलब पहले प्रोटेम स्पीकर बनता है, उसके बाद नया स्पीकर बनता है जो स्थायी होता है। ठीक है, आप यूँ समझिए कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो टेम्परेरी पोस्ट है। ठीक है, जो तब तक होती है सिर्फ जब तक एक स्थायी स्पीकर का चयन नहीं हो जाता। ठीक है, तो नए स्थायी स्पीकर के चयन तक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर था वो था जीवी मावलंकर। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें जो है प्रोटेम स्पीकर के कॉन्टेक्स्ट में आपने याद रखनी है कि कौन निर्वाचित करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाना, और दूसरे नए स्पीकर के आने तक जो है आप अध्यक्ष का काम कर सकते हो जी। ठीक है, और पहले जो प्रोटेम स्पीकर थे जीवी मावलंकर थे। ठीक है, और कौन होगा? देखिए निर्वाचित सदस्यों में से जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा वही प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज़ आर्टिकल 143? ठीक है, अब अगर आप इसको 143 बोलेंगे तो एक आर्टिकल होगा, लेकिन अगर आपने गलती से 143 बोल दिया तो इसका कुछ मतलब और ही समझते हैं आज के युवा। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 143 क्या है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह या सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कंसल्टेशन की एक पावर है प्रेसिडेंट की। देखिए ये 2 आधारों पर होती है कि राष्ट्रपति किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जिस पे अगर राष्ट्रपति को लगे कि इस पर जो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले लेनी चाहिए, तो इसकी पावर है राष्ट्रपति के पास, वो है आर्टिकल 143 के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसके जो 2 आधार हैं, मतलब 2 आधारों पर ये सलाह ली जा सकती है। अगर मुद्दा सार्वजनिक महत्व का हो, ठीक है, सार्वजनिक महत्व का मुद्दा हो तो राष्ट्रपति जो है सलाह ले सकता है। दूसरी बात, ऐसी संधि ऐसे समझौते जो संविधान लागू होने से पूर्व किए गए हो, अगर उन संधि या समझौतों पर अगर कोई निर्णय लेना हो या उनसे रिलेटेड कोई इशू हो, ठीक है, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट कर सकता है, सलाह ले सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, आप मान लीजिए आप सलाह तो लोगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो सलाह आपको देगा, ठीक है, आप एक राष्ट्रपति हैं और आपने सलाह ली है, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि राष्ट्रपति को जो है वो सलाह माननी ही पड़ेगी, मतलब बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जिस भी मुद्दे पर सलाह देगा, देखिए जैसे यहाँ पे बता रहा है कि प्रत्येक मुद्दे पर सलाह देने के लिए बाध्य सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है कि जी आप प्रत्येक मुद्दे पर सलाह दीजिए, ठीक है। लेकिन ये कहाँ बाध्य हो सकता है, देखिए संविधान लागू होने से पहले किए गए समझौते पर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाह देना अनिवार्य है, ठीक है। संविधान लागू होने से पहले जो किए गए समझौते या संधियां हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाह देना अनिवार्य है, लेकिन सरकार के लिए ये सलाह मानना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये कुछ है आर्टिकल 143 के बारे में, ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज़ और भी है, सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट को, ठीक है, या अपने सबॉर्डिनेट किसी कोर्ट को अगर कोई मान लीजिए कोई सलाह देता है तो हाई कोर्ट को जो वो माननी ही पड़ती है, हाई कोर्ट जो वो मानने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति को या सरकार को कोई सलाह दे तो सरकार के लिए ज़रूरी नहीं कि उसको माने ही माने, ठीक है। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ज़रूर बाध्य है वो सलाह देने के लिए, वो भी किस मामले में, जब संविधान लागू होने से पहले किए गए कोई समझौते या संधि हो, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 143। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के आधुनिक युग में नौकरशाही का रूप क्या है, ठीक है। तो देखिए आज के आधुनिक युग में नौकरशाही का जो है तार्किक विवेकशील नौकरशाही का रूप देखने को मिलता है, ठीक है। लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्स वेबर ने 3 तरह की अथॉरिटी की बात की, जिसमें करिश्माई सत्ता, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी, परंपरागत सत्ता और कानूनी तर्कसंगत सत्ता की बात की है, ठीक है। और इन्होंने जो कानूनी तर्कसंगत सत्ता को ही ब्यूरोक्रेसी का नाम भी दिया है, ठीक है। अब देखिए करिश्माई सत्ता क्या होती है, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आधारित एक सत्ता होती है, जिसमें ये माना जाता है जो आपका नेता है, जो भी आपका लीडर है, ठीक है, वो एक अलौकिक शक्ति का मालिक है, ठीक है। उसके द्वारा जो भी आज्ञा दी जाती है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं और उसको जो है ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये होगी करिश्माई सत्ता या क्रिज्मेटिक, एक पर्सनैलिटी के बेस पे, और सेकंड है परंपरागत सत्ता, जो ट्रेडिशनल कहीं ना कहीं आपके इतिहास पर आधारित होती है, ठीक है। इसमें परंपराओं व प्रथाओं पर अत्यधिक कहीं ना कहीं बल दिया जाता है। आप ये समझिए कि सत्ता की जो आज्ञा का पालन होता है वो तर्क की बजाय कहीं ना कहीं समाज के रीति रिवाजों से ही होता है, ठीक है। तो इस ट्रेडिशनल अथॉरिटी ये होगी। बाकी जो कानूनी तर्क संगत सत्ता है, जो आज के आधुनिक युग में नौकरशाही का एक विशेष रूप है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी माना जाता है इसको। और ये कैसी होती है, ये तर्क पर व विवेक पर आधारित होती है, ठीक है। आपके यूँ समझिए कि एक रैशनल है, ठीक है, विवेक पर आधारित है। इसमें ना तो किसी की क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी देखी जाती है, ना तो कोई ट्रेडिशनल रीति रिवाज देखे जाते हैं, बल्कि फैक्ट पे आधारित है, कानून पे आधारित है, तर्क पर आधारित है। देखिए नियम और कानून पर आधारित होती है, ठीक है, कि आपका जो नेता है उसको डिसीजंस कैसे लेने पड़ते हैं, कानून के अनुसार ही उसको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। अपनी व्यक्तिगत छवि की वजह से या परंपरागत रीति रिवाजों की वजह से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, बल्कि नियम और कानून पर आधारित ही होकर ही कहीं ना कहीं डिसीजंस लिए जाते हैं। और इसी को जो है मैक्स वेबर ने क्या नाम दिया है, ब्यूरोक्रेसी का नाम दिया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।